जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम और इससे रिलेटेड कुछ प्रपोजिशंस एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। जी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इसकी आप स्टेटमेंट देखें। ये हम बताता है लेट एफ एन बी आ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट ई, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हो जो कि इंक्रीजिंग हो। मोनोटोन आपको पता क्या होती है, जो आइदर इंक्रीजिंग आ डिक्रीजिंग। तो ये उन्होंने हमें बता दिया कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट ई, और अगर आपके पास फंक्शन जो है आपके पास कन्वर्ज करता है, और अगर आपके पास फंक्शन जो लिमिट है वो कन्वर्ज करती है, तो फिर उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, तो ये हम इसको आज पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट को मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ अगर कोई इशू है तो, कि अगर कोई सीक्वेंस हो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो फिर उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कन्वर्ज करे, सीक्वेंस है कोई कन्वर्ज करे, तो उसका इंटीग्रल भी उसके इंटीग्रल को कन्वर्ज करे। ये इन जनरल ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आपके पास जो आपके पास सीक्वेंस है वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो, क्या हो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो फिर अगर सीक्वेंस आपके पास कन्वर्ज करती है तो फिर उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलें, अब हम ये देखते हैं अब हम इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल नंबर इज इंक्रीजिंग। अच्छा, ये आपको वैसे पता है कि मोनोटोन का मतलब क्या होता है, कि ऐसी सीक्वेंस जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से आ रही हो और ये इंक्रीजिंग भी है। तो हमें ये बात पता है कि अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है तो वो अपनी सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है, और अगर कोई डिक्रीजिंग हो तो वो अपनी इन्फिमम को कन्वर्ज करती है। ये हमारे पास रियल का एक रिज़ल्ट है। आपने रियल में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 में भी ये रिज़ल्ट पढ़ा होगा कि जो आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो आपके पास सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है, और जो डिक्रीजिंग होती है वो अपने इन्फिमम को कन्वर्ज करती है। चलें, बहरहाल हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब हमें पता है कि एफ एन जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग का मतलब है ज़ीरो है और नॉन नेगेटिव ही है, तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है, और एफ़ ऑब्वियस सी बात एफ एन से हमेशा बड़ी होती है या उसके बराबर। तो एफ़ जो भी हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी। और हमें पता है कि अगर फंक्शन बड़ा हो तो उसका इंटीग्रल भी बड़ा होता है। मैं दोबारा हाईलाइट कर दूं, हमें पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, यानी कि अगर फंक्शन छोटा हो तो उसका इंटीग्रल भी छोटा, फंक्शन बड़ा हो तो उसका इंटीग्रल भी बड़ा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि अगर हम कि ये आपके पास एफ एन जो है वो कन्वर्ज करता है। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं जनाब, लिमिट सुप्रीमम ले लेते हैं दोनों तरफ, और साथ में एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये देखिए यहाँ पर लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो राइट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड, इसमें तो एन है नहीं, तो इसमें तो लिमिट आपकी कांस्टेंट रहेगी और इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इधर आप जब सुप्रीमम लिमिट सुप्रीमम और साथ में एन अप्रोचेज इन्फिनिटी लेंगे, बाय फट्टू लेमा, आप फट्टू लेमा देखें, बाय फट्टू लेमा में क्या कर, ये फट्टू लेमा की स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो लिमिट हमें इन जनरल पता है कि लिमिट इन्फिमम लिमिट सुप्रीमम से छोटी होती है, और लिमिट सुप्रीमम जो है वो छोटी होती है लिमिट सुप्रीमम ऑफ एफ एन लेस देन। ये वाला रिज़ल्ट जो है वो ये आया है यहाँ से। दोबारा बता देता हूँ, ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये वाला पार्ट रिज़ल्ट का ये यहाँ से आया है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमारे पास फट्टू लेमा से आया है, ठीक है जी।
और हमें वैसे पता है क्या, कोई भी आपके पास एफ एन है वो अपनी लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फिमम जो है वो हमेशा लिमिट सुप्रीमम से छोटी है। तो अगर मैं आप देखें कि लिमिट आपके पास, अगर आप देखें अगर आप ये देखें कि इंटीग्रल ऑफ एफ लिमिट इन्फिमम से बड़ा भी है और लिमिट इन्फिमम से छोटा भी है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये देखें, ये इंटीग्रल ऑफ एफ लिमिट इन्फिमम से बड़ा भी है और लिमिट इन्फिमम से छोटा भी है एफ एन की। तो इसका अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आपके पास फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा भी है और उससे छोटा भी है, तो ये तब होता है जब उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट इन्फिमम इंटीग्रल ऑफ एन ओवर द इंटीग्रल ई। अच्छा जी, दूसरी तरफ है आपके पास, अगर आप ये देखें इंटीग्रल ऑफ एफ बड़ा है लिमिट सुप्रीमम से और नेक्स्ट पे छोटा है लिमिट सुप्रीमम से, तो यहाँ बड़ा भी हो रहा है और उससे छोटा भी हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है। और अगर कोई फंक्शन, अब इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ एफ बराबर है लिमिट इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एन और बराबर है लिमिट सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एन, इसका मतलब है ये इसकी कॉमन वैल्यू के बराबर है। तो यही हमने प्रूफ करना था। इसमें अगर कोई आपके पास कोई इशू हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं लेक्चर के दौरान। नेक्स्ट आपके पास क्रोलरी है, ये आपके पास, ये आपने खुद करनी है। 3.9 ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्रोलरी 3.10 ये भी आपने खुद करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, लेकिन आपने इसको सबमिट नहीं करवाना, सिर्फ अपने स्टडी के लिए आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास अब हमें ये बताता है कि जनाब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम नीड नॉट टू बी होल्ड फॉर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। हाँ देखें, वो जो आपके पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट में बाकायदा मेंशन था कि वो इंक्रीजिंग है। अब अगर वो डिक्रीजिंग है तो ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करता। रिज़ल्ट होल्ड करने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करती है तो ज़रूरी नहीं कि उसका इंटीग्रल भी लिमिट की इंटीग्रल को कन्वर्ज करे। देखिए कैसे, ये आपके, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आर से आर में, इसके बाद हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एन एक्स 1/n करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन एन अप्रोच इन्फिनिटी। आपको पता है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है 1/n, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और किसको कन्वर्ट करेगी, ज़ीरो को, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसकी लिमिट्स इन्फिमम जो है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो को कन्वर्ट करेगी। वही रिजल्ट है जो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो तो वो अपनी लिमिट सुप्रीमम को कन्वर्ट करती है और अगर कोई डिक्रीजिंग हो तो वो अपनी लिमिट इन्फिमम को कन्वर्ट करती है। तो ये चूँकि डिक्रीजिंग है तो ये अपने लिमिट इन्फिमम को कन्वर्ट करेगी। अच्छा जी, दोनों तरफ हमने इंटीग्रल ले लिया इधर, ये देखिए दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इस पे इसके इंटीग्रल ले लिया, तो ज़ीरो का इंटीग्रल ज़ीरो ही है, तो इसका मतलब है कि आपने पहले लिमिट ली और फिर आपने अगर इंटीग्रल लिया तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, अब आप क्या करें, पहले ले इंटीग्रल एफ ऑफ एन एक्स का, तो जब हमने इसका इंटीग्रल लिया आपको पता है 1/n बाहर आ जाएगा, तो जब ये 1/n बाहर आएगा तो करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन आपके पास एन क्लोज इंटरवल एन टू इन्फिनिटी, और इसका आपको पता है इसकी लेंथ हम मेजर करते हैं तो वो इसकी लेंथ है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है पहले जब आपने इंटीग्रल लिया तो आंसर क्या है, इन्फिनिटी, और एन अप्रोच इन्फिनिटी लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो दिस इज़ नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि आपने जब पहले लिमिट ली और फिर इंटीग्रल लिया तो आंसर ज़ीरो आया, लेकिन जब आप पहले इंटीग्रल लिया और फिर लिमिट ली तो आंसर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है ये आपस में बराबर नहीं है, जब आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास कन्वर्ज नहीं करते। चलें जी, ये आ गया है एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपने नहीं करने, ये आप छोड़ दें, आपको रिलैक्स कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन है 3.13, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी 3.13, ये मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा जी, देखें
मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये आपका, लेट एफ एन बी एस सी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। आपके पास कोई नॉन नेगेटिव, ये इंटीग्रल डिफाइन हो रहा है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन का ऑन अ मेजरेबल सेट ई, वी से दैट एफ इज इंटीग्रेबल ओनली इफ, अगर उसका इंटीग्रल लेस देन इन्फिनिटी हो जाए। अब हम नॉन नेगेटिव फंक्शन के इंटीग्रल्स की तरफ जा रहे हैं कि अगर वो इंटीग्रेबल कब होगा, तो वो इंटीग्रेबल कब होगा कि अगर उसका इंटीग्रल लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट नंबर हो। अगर हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन है, ये नॉन नेगेटिव भी है और ये मेजरेबल भी है और उसकी जो डोमेन है वो एक मेजरेबल सेट है, तो वो इंटीग्रेबल कब होगा? तो आप सिंपल क्या करना है, आपने जस्ट उसका इंटीग्रल ले लेना है। अगर तो इंटीग्रल कोई नंबर आ जाए तो आपने कह देना कि वो फंक्शन आपके पास मेजरेबल है, वो इंटीग्रेबल है। अगर वो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो वो आपके पास इंटीग्रेबल नहीं है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका। देखिए, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ओपन इंटरवल 0 to 1 से रियल नंबर r बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, देन f बीइंग अ कंटिन्यूस फंक्शन इज मेजरेबल। आपको पता है ये फंक्शन 1/x हर जगह पे कंटिन्यूस है माँ सिवाय ज़ीरो के, और अगर आप देखें तो फंक्शन की डोमेन में ज़ीरो नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डोमेन है ओपन इंटरवल 0 to 1, तो इसकी डोमेन में ज़ीरो नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है। चलें, क्यों? क्योंकि अगर आपने फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूफ करना है तो उसका पहले कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। चलें, नेक्स्ट है ऑब्वियसली f इज़ नॉन नेगेटिव, और f हमारे पास नॉन नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि आप देखें 1/x है, x में आप ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो आप पुट नहीं कर सकते, इसमें जो भी आप पुट करेंगे आपको आंसर हमेशा r में जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव आंसर आपको मिलेंगे। अगर आप इसमें 1/2 पुट करेंगे x की जगह पे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अगर आप यहाँ पर x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि ये इसका भी आंसर नॉन नेगेटिव है। तो देखें, ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ये मेजरेबल भी है और ये कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस क्यों चेक करना पड़ता है कि हो सकता है इसका कंटिन्यूस होना ज़रूरी था, अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो फिर ये इंटीग्रेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूस है फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये इंटीग्रेबल है या नहीं। चलें, द फंक्शन f इज़ नॉट इंटीग्रेबल। चलें चेक करते हैं, वो कहता है ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। कैसे इंटीग्रेबल नहीं है? फॉर ईच पॉजिटिव एज। अब ये देखें, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको थोड़ा समझना है आपने, कि वो कहता है कि 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन n अप्रोचेज n इज इक्वल टू 1 टू अप्रोचेज k, n करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1/n+1 टू n ओपर क्लोज इंटरवल एंड x। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अगर x लेते, देखिए सबसे पहले आप n चूज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप n चूज़ करते हैं मिसाल के तौर पे 1, तो ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1। तो आपके पास ओपन इंटरवल बन जाएगा 1/2 एंड क्लोज, यानी कि आपके पास ये इंटरवल बन जाएगा। आप इसको समझे 1/2, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि ये बन जाएगा ओपन इंटरवल 1/2 क्लोज इंटरवल 1। ठीक है, चले, अब अगर आप x लेते हैं 1, मिसाल x लेते हैं 1, तो 1 चौके इस इंटरवल में मौजूद होगा 1/2 से 1 में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्यों? करेक्टरिस्टिक फंक्शन आपने पढ़ा हो कि इसके आंसर 0 होता है या 1 होता है। तो 1 कब आता है? जब x e में बिलोंग करता है, और 0 कब आता है? जब x e में बिलोंग नहीं करता। ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर आपने x के लिए 1, तो 1 चौके इसमें मौजूद है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे n 1 to इन्फिनिटी k है, तो नेक्स्ट कोई भी इंटरवल होगा, नेक्स्ट जो इंटरवल होगा, जब n को हमने 1 रखा पहले केसेस में, तो नेक्स्ट क्या होगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आप नेक्स्ट अब इंटरवल आएगा आपके पास 1/3 to 1/2।
नेक्स्ट इंटरवल ये होगा। अब इसमें तो 1 बिलोंग नहीं करता, तो बाकी जितने भी इंटरवल होंगे उनका आंसर 0 आएगा सिवाय पहले इंटरवल के। तो इसका मतलब है कि इस वाली साइड पर जो भी आंसर आएगा आपका, इस वाली साइड पर जो भी वो आंसर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी क्योंकि x 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही 1 हो गया, राइट हैंड साइड पे 1 हो गया, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, ये आ गया केस में। नेक्स्ट में आप लेते हैं x को 2, क्या लेते हैं x को 2। तो पहला इंटरवल क्या था, पहला इंटरवल था आपके पास, देखें वही पहला इंटरवल था 1/2 से 1, नेक्स्ट इंटरवल था 1/3 से लेकर 1/2। अब बात को समझना है, ऐसा ही है ना, ठीक। अब x क्या है, 2 है। अब वो ना यहाँ पर बिलोंग करता है ना ही यहाँ पर बिलोंग करता है, 2 है ना, 2 1/2 और 1 के दरमियान में तो नहीं होगा, ना ही 1/3 और 1/2 के दरमियान में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, ओपन इंटरवल 1/4 एंड 1/3, तो x वहाँ पर भी नहीं होगा। तो जब x नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0। जब इसका आंसर 0 होगा तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई 0, 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0। लेकिन इस तरफ आप देखें, इस तरफ आपने तो x को 2 रखा हो तो ये हो जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये आप चेक करके देख सकते हैं। अगर इसमें कोई इशू हो, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं लेक्चर के दौरान। अगर इसमें कुछ ज़्यादा इशू है तो मैं मैनेजमेंट से परमिशन लेके आपकी एक जूम क्लास ले सकता हूँ, तो मैं आपको अपना लिंक सेंड कर दूंगा जूम का। हम इस पर जूम पे भी एक लास्ट लेक्चर है तो हम उस पर एक मीटिंग कर लेते हैं 15-20 मिनट की, ताकि आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो हम अच्छे से हाईलाइट कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा मुझे आप बता दीजिएगा वेडनेसडे को, मैं ताकि मैनेजमेंट से इजाज़त लेके आपकी जूम क्लास एक ले लूँ, ठीक है। चलें वापस लेक्चर की तरफ आते हैं। अब दोनों तरफ हम लेते हैं, आपको पता है फंक्शन बड़ा है तो उसका इंटीग्रल भी बड़ा। अब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं ओवर द इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आपके पास n है, ये तो आ जाएगा बाहर, और इसका इंटीग्रल आपको पता क्या लेंगे, इसकी लेंथ होती है, तो 1/n + 1 to 1। तो जब आप इसकी जब लेंथ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/n × n + 1। तो n इस वाले n से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/n + 1। और तो अब ये एक सीरीज़ बन गई है, आपको अगर याद हो, ये आपने रियल में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा। ये आपके पास एक सीरीज़ है 1/n + 1 n अप्रोचेज n इज इक्वल टू 1 to k 1 2 3। तो ये आपके एक सीरीज़ है जो कि डाइवर्जेंट है, तो इसका आंसर क्या है, ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी है। तो 1 to x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। तो इसका कोई नंबर अगर तो 1/x आपके पास इंटीग्रेबल होता, 1/x इंटीग्रेबल होता है तो आपके पास कोई नंबर आता फाइनाइट 1 2 3 0 5 6 7 एंड सो ऑन। लेकिन अब तो इसका आंसर इन्फिनिटी है, इसका मतलब है ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो मैं आपसे मे बी एग्जांपल में इस तरह पूछ सकता हूँ कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ नॉट इंटीग्रेबल। तो ये आपके पास इंटीग्रेबल नहीं है ओवर द इंटरवल 0 to 1। अब ये नहीं कहना कि 1/x सर हमेशा ही इंटीग्रेबल होता है, हमेशा ही इंटीग्रेबल नहीं होता। हाँ, इंटीग्रल वाकई नहीं होता, लेकिन ओवर द इंटीग्रल 0 to 1। चले दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ क्यू। अब आपको पता है क्यू काउंटेबल है, तो इसका क्या लेते हैं हम, जो भी इसका सेट होता है उसका मैयर आता है क्यू का मैयर क्या है, 0। क्यों, क्योंकि काउंटेबल सेट है। ये काउंटेबल सेट का मैयर क्या होता है, 0। तो ये 0 एक नंबर है, तो इसका मतलब है ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्यू है ये क्या है, इंटीग्रेबल है। ये मे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपके तैयारी में हेल्पफुल हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा तैयार हो सकते हैं। देखें ना, अगर आप यही चीज़ आप पढ़ें कैलकुलस में तो आपको शायद ये चीज़ें समझ ना आए। अगर ये आपने मैयर ना पढ़ी होती और आपसे कहा जाता कि इसका इंटीग्रल सोल्व करो और आपने सिर्फ जस्ट कैलकुलस पढ़ी है तो आप नहीं सोल्व कर सकते इसको। मैं आपको एक रिलेशन डिफाइन करके देता हूँ। आपके पास कैलकुलस की जनरलाइजेशन है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस की जनरलाइजेशन होती है मीट्रिक स्पेस, सही है। मीट्रिक स्पेस की जनरलाइजेशन होती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की जनरलाइजेशन होती है आपके पास नॉर्म स्पेसिस। तो नॉर्म इस्तेमाल होती है फंक्शनल में, फंक्शनल एनालिसिस में, और फंक्शनल एनालिसिस इस्तेमाल होती है मैयर थ्योरी में।
तो देखें, इसका मतलब पहले आप कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर आपको रियल आनी चाहिए, फिर आपको मीट्रिक स्पेस आनी चाहिए, फिर आपको टोपोलॉजी आनी चाहिए, फिर आपको फंक्शनल, फिर आपको नॉर्म स्पेसिस का पता होना चाहिए, फिर आपको फंक्शन एनालिसिस का पता होना चाहिए, देन गोज़ टू मेयर थ्योरी। तो मेयर थ्योरी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इसमें हमें ये तमाम सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें मेयर थ्योरी सही समझ में आती है। नेक्स्ट है आपके पास इसी तरीके से ये छोटी सी एग्जांपल्स है। क्यू डैश है, इसका इंटीग्रल इन्फिनिटी है। क्यू डैश मतलब इरेशनल, तो इसका आपको पता है इसका जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है, तो ये आपके पास ये भी इंटीग्रेबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रपोजिशन है, बड़ी सिंपल से 3.15, तो ये आप खुद करेंगे, 3.15 भी आप खुद करेंगे। मैं ये नोट्स अपलोड भी कर देता हूँ आपके मटेरियल में, आप इसकी डाउनलोड करके अपने एक बुक बना लें, या वैसे भी अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो आप अपने गुलदस्ते में आकर ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसी को डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, चलें, अस्सलाम वालेकुम।